नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नैतिक न्यूज। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। कैसी विडंबना हो कि कोई दुनिया भर में अपनी परचम लहराने के बाद अपनों से ही हार जाए। हालांकि जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने न सिर्फ दुश्मनों पर फतेह हासिल की, बल्कि अपनों को भी हराया जो उन्हें हराना चाहते थे। हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम जिस शेर की बात कर रहे हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं शेर सिंह राणा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शेर सिंह राणा जी उस समय सुर्खियों में आए जब आज से 16 साल पहले 25 जुलाई 2001 को डकैत से सांसद बनी फूलन देवी की हत्या हुई थी और आरोप लगा शेर सिंह राणा पर। सर, इन आरोपों पर कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं क्योंकि ये जो केस है अभी ऑलरेडी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, सेशन कोर्ट से इसमें मेरे को सज़ा हो गई थी, तो अभी हाई कोर्ट से बेल मेरे को मिली और मैं ऑलरेडी इसमें करीब 14 साल के करीब जेल में रह चुका हूँ। और क्योंकि हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो इससे ज़्यादा मैं इसमें नहीं बता पाऊँगा कुछ भी। तो अभी वहाँ से वर्डिक्ट आना जो है बाकी है अभी हाई कोर्ट से, और मुझे आशा है कि मुझे जस्टिस मिलेगा और मैं जल्दी ही एक्यूटल होऊंगा। न्याय व्यवस्था पर आप यकीन रखते हैं? बिल्कुल यकीन रखते हैं, और न्याय व्यवस्था पर यकीन रखते हैं इसीलिए 2004 में जेल से भागने के बाद भी 2001 में फर्स्ट टाइम भी खुद सरेंडर किया था, और 2004 में तिहाड़ जेल से भागकर जब अफ़गानिस्तान गया था अपने लास्ट हिंदू रूलर पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि लाने के लिए, उसके बाद 2006 में भी खुद ही आकर सरेंडर किया था। तो हमें न्याय व्यवस्था पर जो है विश्वास है, तभी तो सरेंडर किया और उसको फेस किया, अदरवाइज़ तो पूरा जीवन बाहर बिता सकता था। बहमई में 22 ठाकुरों की हत्या जो हुई थी, ऐसा कहा जाता है कि शेर सिंह राणा ने बचपन में ही कसम खा ली थी कि मैं इसका बदला लेकर रहूँगा। नहीं, ऐसा ये तो कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कसम खा ली थी या कुछ कर दिया था। ये तो सब मतलब इस स्टेज पे मेरा ये, मैं नहीं इसमें कुछ ज़्यादा बोल सकता कि कसम खाई थी नहीं खाई थी, मैंने किया नहीं किया, क्योंकि ये जो तय करने का हक है आज की डेट में, ये मेरा भी नहीं है एक्चुअली, और किसी का भी नहीं है। जब तक कोई चीज़ जो है वो हमारे जो ऑनरेबल जजेस हैं उनके पास कोई चीज़ रखी हुई है पेंडिंग, तो उनका ही हक है कि वो उसमें क्या फ़ैसला देते हैं, और जो उनका होगा फ़ैसला वही उसको ही मानूंगा मैं। वो कहेंगे कि रात है तो हम कहेंगे रात है, वो कहेंगे दिन है तो दिन है। आपके बारे में कहा जाता है कि आप जो भी कहते हैं करते हैं डंके की चोट पर करते हैं। ऐसा नहीं मैं बोल सकता कि मैं डंके की चोट पे करता हूँ, सिर्फ ईश्वर का नाम लेके अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जो समाज के लिए अच्छा हो, जो देश के लिए अच्छा हो। तो कोशिश रहती है कि कभी झूठ बात ना बोलें अपने समाज से, देश से, कोई ऐसी बात भड़काऊ बात, आलतू फालतू की बात ना करें। पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला मैं हमेशा आदमी हूँ। और ऐसी कहावत भी है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो इसलिए जो है जो करना होता है वो हमने किया है, आगे भी करेंगे, और हमेशा कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छा जो है ईश्वर मेरे हाथों से मुझे मौका दे जीवन में कि मैं देश के लिए अच्छे से अच्छा कर सकूं। जब अटल जी की सरकार बनी थी और कांधार विमान हाईजैक हुआ था, उस समय जब जसवंत सिंह गए थे वहाँ पर अफगानिस्तान, और जब वहाँ से आए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों का वहाँ पर अपमान हो रहा है। तो आपको ये सुनकर, आपने पिताजी के मुँह से सुना था आपने ये, तो आपको सुनकर अंदर से बहुत वो हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपके अंदर उस समय क्या एहसास हुआ कि आप अफगानिस्तान गए, और वो भी उस दौर में जब आप यहाँ से भी जेल से, तिहाड़ से फरार हुए थे, तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगा? देखिए, ख़राब तो स्वाभाविक सभी को लगेगा, मुझे नहीं। जिस आदमी को भी अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व है, हर उस इंसान को ये चीज़ ख़राब लगेगी कि उसके किसी पूर्वज के साथ जो है इस तरीके से इंसल्ट उसकी की जा रही है। और मुझे भी वो नेचुरल बात है, ख़राब ही लगा बहुत, और उसके लिए फिर आई गई बात हो गई। फिर मैं 2001 में जेल में चला गया तिहाड़ में,
फिर जो है ऐसे ही एक दिन अखबारों में आते रहते थे, न्यूज़ में आते रहते थे। अखबार में एक दिन मैंने पढ़ा कि भाई जो कुछ हिंदू संगठन है और जो कुछ क्षत्रिय सभाओं के संगठन है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी इसको लाया जाए। तो एक दिन मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, तो मेरे साथ जो है 2 टेररिस्ट थे तालिबानी, गयूर खान और ताजा खान। तो मैंने उनको कहा कि भाई ऐसे क्यों करते हो, किसी मरे हुए इंसान को जूते चप्पल मारना तो अच्छी बात नहीं है, और इसको देखना, अब इसको लेकर आएंगी हमारी गवर्नमेंट, इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतना ज़्यादा लोगों का दबाव है। तो वो कहने लगे कि राणा जी, जब 800 साल में कोई नहीं लाया तो अब किस सरकार की हिम्मत है या दम है, और ये तो हम में ये दम है कि हम वहाँ से आके कुछ भी कर सकते हैं, आप में से या आपकी गवर्नमेंट में इतना दम नहीं है। तो मैंने ऐसे, मेरे मुंह से निकल गया, आप सोचिए कि ईश्वर की ऐसी इच्छा रही होगी, तो मेरे मुंह से ऐसे निकल गया कि मैं लेकर आऊँगा। तो वो हंसने लगे, कहने लगे कि पहले तिहाड़ जेल से ही निकल जाओ, हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं, हम तिहाड़ जेल से नहीं निकल पाते या निकल पा रहे हैं, 20-20 साल जेल होगी काटते हुए, तो आप क्या चीज़ हो। तो मैंने कहा कि तिहाड़ जेल से भी निकलेंगे और ये कार्य जो है ये भी करेंगे। और ईश्वर ने ऐसी कृपा करी, ऐसे लोगों का आशीर्वाद मिला कि सब तिहाड़ जेल में भी 2004 में प्रभु ने मेरे को निकाल दिया, ऐसे दरवाजे खोल दिए। और फिर बहुत झंझटबाजियाँ तो आएंगी, नेचुरल बात है, और अफ़गानिस्तान भी गया और वो कार्य भी किया। तिहाड़ जेल जो है देश की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है, तो आप उसमें से निकलने में कैसे कामयाब हुए? कामयाब, देखिए वो तो बहुत सारे, मतलब वो समय समय पे कई कोशिशें करी जो फेल भी हो गई, बट एट लास्ट जब आदमी का अच्छा मन होता है, लोगों की दुआएं होती हैं दिल में उसके लिए, तो ईश्वर उसको सक्सेस ज़रूर देता है। और आपको मैं बता दूं कि मैं करीब 2.25 साल जेल से जाने के बाद फ़रार रहा, तो उस 2.25 साल में कोई भी केस मेरे ऊपर दर्ज नहीं है, और यही रीज़न रहा कि लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। उन्होंने उससे पहले हम किसी को बोलते थे, क्योंकि हत्या के केस में पुलिस ने बंद किया हुआ था, किसी को बोलते थे तो शायद विश्वास ना करता, लेकिन 2.25 साल तिहाड़ जैसी जेल से भागने के बाद भी कोई क्राइम ना करना अपने आप में ये साबित कर देता है कि ये इंसान जो है क्रिमिनल नहीं है। क्योंकि अगर कोई मान लीजिए क्रिमिनल माइंडेड आदमी होगा तो वो उस 2.25 साल में अपने लिए क्राइम करता, कमर्शियल क्राइम करता, पैसे कमाता, कई 100 करोड़ कई 1000 करोड़ रुपए कमा लेता। लेकिन हमने वो पैसों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे ऊपर बहुत सारे मतलब ऑफ़र थे, मेरे साथ बहुत दबाव था कई लोगों का कि आप हमारे साथ मिलके काम कीजिए, करोड़ों रुपया कमाइए, है ना, अपने नाम का यूज़ कीजिए। मैंने कहा ये नाम सिर्फ समाज के लिए यूज़ होगा, गलत काम के लिए यूज़ नहीं होगा। और अपना खर्चा करके अपने जान को जीवन में जोखिम में डालकर अफ़गानिस्तान गया और वहाँ से ईश्वर की कृपा से वो काम किया। आपने कहा आपको ऑफ़र मिला कि पैसे कमा लीजिए, हमारे साथ आ जाइए, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कौन सी संगठन थी जो आपको ऑफ़र दे रही थी? मुझे तो ISI नहीं वो दे दिया था ऑफ़र, आपको बताऊंगा। हाँ, मैं पाकिस्तान में था, पाकिस्तानी बांग्लादेश में था। तो मैं पाकिस्तान एम्बेसी में गया था वीज़ा के लिए, तो वहीं से ही ऑफ़र मिल गया था कि उनको बाद में मालूम पड़ गया कि ये बंदा ये है। तो मैंने उनको कहा कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को चाहिए, तो उन्होंने मेरे को ऑफ़र दिया कि भाई आप हमारे साथ मिलके काम कर लीजिए, लेकिन वो मैंने उनको मना कर दिया। और फिर जब वो मेरे पीछे पड़ने लगे तो बात ही करना मैंने बंद कर दिया। मैंने उनको कहा कि भाई आप तो बम फुड़वाते हैं और तो कोई काम है नहीं आप लोगों का। तो वो कहने लगे नहीं ऐसा नहीं है, बम नहीं फुड़वाते। उन्होंने मेरे को ऑफ़र दिया था कि यहाँ बांग्लादेश में हमारे कुछ लोग हैं जो बिज़नेस वगैरह करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। मैंने उनको स्टार्टिंग में जो अपना परिचय दिया था वो यही दिया था कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, आप उनके साथ मिलकर कीजिए। लेकिन हमें तो वो उससे कोई मतलब ही नहीं था, उधर ध्यान भी नहीं था। लेकिन जब वो थोड़ा ज़्यादा दबाव डालने लगे तो फिर उनसे पीछा छुड़वाया अपना। जी, आपने कहा कि आप न्याय व्यवस्था पे यकीन रखते हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि आपको जेल से भागना पड़ा? देखिए ये क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया ना, जिन आतंकवादियों से इस बारे में बातचीत हुई,
उसके बाद जो है उसके 10-15 दिन के बाद ही मैं कोर्ट डेट पर जा रहा था। तो जो मेरे गारद थी, जो पुलिस वाले मेरे को लेके जा रहे थे, उनसे भी मैंने ये डिस्कशन किया। मैंने कहा कि भाई साहब अगर ये ऐसे ऐसे उनके समाधि के साथ ऐसे जूते चप्पल मार के इंसल्ट करते हैं, इसमें क्या कहना है आपका? वो कहने लगे कि भाई साहब, मैंने उनको कहा अब तो शायद गवर्नमेंट ले आएगी। उन्होंने कहा गवर्नमेंट कुछ ना लाए, ये भी अपना ऐसे ही हल्ले मचाते रहेंगे, इतने सालों से मचा रहे, आगे भी मचाते रहेंगे, कोई नहीं ला के देगा, कोई नहीं करता। तो मैंने कहा कि मैं जाऊं क्या? तो वो कहने लगे कि ऐसा है राणा जी, आपके ऊपर जो केस है, जब तक आप छूटोगे ना तो तब तक जो है आपके लाठी आ जाएगी हाथ में, मतलब बूढ़े हो जाओगे। और कहने लगे कि और ऐसे हम आपको भागने तो देंगे नहीं, ये AK-47 जो है दिखाने के लिए नहीं है। तो उस समय फिर मेरे दिमाग में विचार आया कि भाई अगर मैं वेट करूँगा उस लाइन के अंदर तो शायद ये फिर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि फिर उसमें एक लंबा समय लगने की मेरे को वो था। तो फिर मेरे को भाग के गया। जैसे जाने के बाद फिर इसीलिए सरेंडर भी किया, भाई जो जिस पर्पस के लिए गया वो कंप्लीट हुआ मिशन, वापस आए, सरेंडर किया। उसके बाद कोर्ट को फेस किया, जो भी फैसला हुआ वो आपके सामने है। वैसे तो 2001 के बाद आपके जीवन में तमाम परेशानियां आई, लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब आप तिहाड़ से निकले, फरार थे, आपके भाइयों को भी शक के बिना पर अरेस्ट किया गया और आपके पिताजी का उस समय स्वर्गवास हुआ। उस समय शेर सिंह राणा के दिल पर क्या बीती थी, क्या महसूस हुआ था, आप नहीं पहुंच पाए थे? जी देखिए, वो बड़ी नेचुरल बात है, खराबी लगेगा। तो ये तो मतलब बड़ा दुर्भाग्य है मेरे जीवन के लिए। और लेकिन ऐसा ही बोलते हैं, जब मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया, माता जी को, उनके डेथ के बाद, तो मेरे को टीवी से ही जानकारी मिली थी, न्यूज़ से। तो मेरी, आप कहाँ थे? मैं उस समय रांची में था। हाँ, रांची के अंदर था मैं। तो मैं जब मेरे को जानकारी मिली तो मैं अपनी माताजी से बात की। तो मेरी माताजी बोली कि देखो, मतलब उन्होंने मुझे उदाहरण दिया कि जो भगवान थे श्री राम, वो भी अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए थे। तो इसलिए जो है जिस काम के लिए गए हो, मेरी माताजी को पता था कि उसमें तो ये सब त्याग और झंझट देखने ही पड़ते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता था एक्चुअली उस समय, सिर्फ रोने के अलावा। तो बस उस समय भी आपके अंदर एक जुनून था कि मैं जिस काम के लिए घर से निकला हूँ वो काम करके ही रहूँगा, और आप वो वाकई में वो काम करके आए और आपने यूपी के पिलखुआ में उनकी मंदिर भी बनवाई। नहीं, वो पिलखवा में नहीं बनवाया, वो मेनपुरी में बनवाया है। मेनपुरी में एक जगह है, वहाँ पे बनवाया, और उसको जल्दी ही हम शिफ्ट करेंगे, या तो हरिद्वार में शिफ्ट करेंगे या तो दिल्ली में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि उधर वो इंटीरियर प्लेस है, वहाँ पे लोग नहीं जा पाते हैं। तो एक भव्य स्मारक पृथ्वीराज जी का बनवाएंगे, और वो जो सारा सामान लेकर आए थे वहाँ पर स्थापित करेंगे। और राजनीति में जाने का क्या इरादा है? क्या भविष्य में आप राजनीति में जाना पसंद करेंगे? देखिए, राजनीति मेरे को पसंद तो है नहीं, मैं आपको बताऊं। मेरी इच्छा रहती है कि लोगों के लिए कुछ करते रहो, लेकिन ये भी बात है कि बिना राजनीति के आप लोगों की हेल्प भी नहीं कर सकते, ये भी एक फैक्ट है। क्योंकि जब आपके पास कुछ होगा ही नहीं तो आप लोगों को देंगे क्या? तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आप भविष्य में राजनीति में जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है। और असल में क्या है कि लाइफ को ना, मतलब कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि लाइफ को वो अपनी तरीके से चला सकते हैं, बट असलियत ये है कि जो ईश्वर ने लिखा हुआ है ना, खुद ही ऐसे हालात बन जाते हैं, और मेरी लाइफ में ऐसे बने हुए हैं कि आप सोचते कुछ हो और हो जाता है कुछ लाइफ के अंदर। तो अगर भविष्य में मेरे भाग्य में जो लिखा वो होगा, ऐसा लगता है कि शायद चले जाएं, अभी कुछ बोल नहीं सकते। शेर सिंह जी, देश में जो राजनीति चल रही है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, देश में जो राजनीति चल रही है, मेरी नज़र में अगर इसमें एक चीज़ हो जाए तो बहुत सुधार हो सकता है। आपको बता दूं, क्या है कि भाई डेमोक्रेसी है, सबसे बेस्ट सिस्टम है रहने के लिए, लेकिन इसको ना मेरी नज़र में जो राष्ट्रपति प्रणाली जो होती है ना, उसमें कन्वर्ट कर देना चाहिए। जो प्रेसिडेंशियल रूल होता है, जैसे अमेरिका वगैरह में और भी कई कंट्रीज़ में, मेरे ख्याल में
शायद रशिया में भी है, इधर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी है, मेरे ख्याल में इंग्लैंड को छोड़ के सभी में है शायद। इसका फ़ायदा बता देता हूँ आपको। अभी हमारे क्या होता है कि हमारे यहाँ इंग्लैंड वाला सिस्टम है, हमारे यहाँ क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर सिस्टम है, इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बनते हैं, जिसके ज़्यादा होते हैं वो फिर तय करते हैं भाई कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अगर एक पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आती है तो बहुत सारे दल मिलकर किसी को बना देते हैं। ये सिस्टम में क्या होता है कि ब्लैकमेलिंग और झंझटबाजी होने का बहुत डर रहता है, क्योंकि सपोज़ कीजिए कि क्योंकि बड़ा देश है हमारा, फुल मेजॉरिटी से किसी की गवर्नमेंट नहीं आई तो क्या होगा, कोई छोटा मोटा दल कहेगा हम सपोर्ट देंगे, फिर वो उसको ब्लैकमेल करता है, वो गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाता है, वो गवर्नमेंट की जो सीक्रेसी है, जो प्राइवेटनेस है, उसका हिस्सा हो जाता है। जबकि वो एक मतलब साधारण सा पार्टी या नेता होता है। सपोज़ 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उसके, अगर कोई दूसरा देश उसको 100 करोड़ का लालच देगा तो हो सकता है गड़बड़बाजी कर दे, है ना। और दूसरा होता है इसमें ये भी प्रॉब्लम आती है कि वो फुल इंडिपेंडेंट होकर डिसीज़न नहीं ले पाता जो प्राइम मिनिस्टर होगा। अभी तो सौभाग्य है कि फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है, लेकिन जब नहीं होती है तो क्या है कि वो उसमें फिर बहुत ज़्यादा राजनीति होती है। मान लीजिए 10 दल हैं, कोई कहीं का है, किसी राज्य का है, वो कहेगा मेरे राज्य में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करो, दूसरा कहेगा इधर करो, वो कोई काम ही नहीं हो पाता। जबकि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें क्या होता है कि भले ही हम उस एक आदमी को फुल पावर देते हैं, ठीक है, हाँ इसमें ये कर सकते हैं कि 5 साल की जगह उसको 4 साल कर दीजिए, जैसे अमेरिका में 3 साल कर दीजिए। क्योंकि अब इसमें क्या होगा प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कि जिस बंदे को पब्लिक चुनेगी, मान लीजिए 2 या 3 लोग चुन लिए गए, ये भी सिस्टम रखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चुनिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो डायरेक्ट चुन लीजिए, आप समझे। हाँ, उसको आप ऐसा बाध्य कर दीजिए भाई राष्ट्रपति मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है वो डायरेक्ट चुना जाएगा, पूरे 120 करोड़ लोगों की जो चॉइस है वो चुना जाएगा, जो भी वोटर्स हैं मतलब उसमें 80 करोड़ वो लोग चुनेंगे डायरेक्ट। उससे क्या फ़ायदा होगा कि एक तो सबसे जो पॉपुलर पर्सन होगा, जिसको लोग सच में ही चाहते होंगे, वो आदमी बनेगा, जिसको यही असली लोकतंत्र भी होगा। अभी क्या है, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे कई पार्टियों में क्या है, पार्टियों में एक डायनेस्टी सिस्टम बन गया। कोई भी पार्टी है मान लीजिए, ठीक है, अभी उस पार्टी का जो उसका जो पुत्र या पुत्री है वो उसकी हेड है। अब वो उस काबिल है या नहीं है, देश उसको एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं है, लेकिन वो बंदा सीएम बन जाएगा या पीएम बन जाएगा। काबिलियत उसके विधायकों में है, काबिलियत उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में है, ठीक है, उसमें नहीं है, उस इंडिविजुअल पर्सन में नहीं है। भाई कोई आदमी बेंगलुरु से खड़ा हुआ, कोई आदमी गुजरात मतलब ये बहुत अच्छी बात कही आपने। राजनीति में एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि परिवारवाद भी मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है राजनीति में। नहीं, हर ऑक्यूपेशन में है। देखिए उसमें क्या होता है कि ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है, आपको बता दूं, जिसमें परिवारवाद हावी ना हो। एक्टरों के बच्चे एक्टर हैं, डॉक्टर के डॉक्टर हैं, इंजीनियरों के इंजीनियर हैं, राजनीतिज्ञों के राजनीतिज्ञ हैं, गायकों के गायक हैं। ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है। मीडिया प्रोफेशनल्स के मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, जजिस के जजिस हैं। आप बताओ ना कौन सा ऐसा प्रोफेशन है इंडिया में, बेचारे जो गरीबों के काम है ना, यहाँ तक कि निचले कामों में भी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बाग काम करते हैं। किसी ने रेडी लगाई हुई है चाट की दुकान की, तो उसका बच्चा भी वही लगा रहा, वो स्पेशलिस्ट हो जाते हैं उस चीज़ के, वो फैलता जाता है उनका बिजनेस। हाँ, वो एक रेडी की जगह दुकान कर लेगा या तो 2 लगा लेगा, बट उसका पेशा मतलब ज़्यादा लोगों में वही बरकरार है। जी, अगर किसी एक पार्टी को चुना जाए, आप जाना चाहें तो कौन सी पार्टी में जाएंगे राजनीति में अगर जाएंगे तो? नहीं देखिए, अभी तो मैं इसको कुछ बता ही नहीं पाऊँगा, मैं चाहूँ भी तो नहीं बता सकता। इसका रीज़न ये है कि एक तो अभी राजनीति की तरफ विचार ही नहीं बनाया हुआ है। सेकंड थिंग इज़ कि अभी किसी पार्टी के बारे में इतना मैंने सर्वे नहीं करा कि भाई कौन बढ़िया है या कौन अच्छा है। बट आपको एक बात और मैं बता दूं कि ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं होती जिसकी
कुछ पॉलिसीज़ अच्छी ना हो या कुछ पॉलिसीज़ ख़राब ना हो, ऐसा कोई सरकार नहीं होती, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। समय समय पे अलग अलग पॉलिसीज़ सबकी कभी कभी अच्छी भी होती हैं, कभी कभी ख़राब भी हो जाती हैं। जी। 2012 में आपने यूपी विधानसभा चुनाव में जेवर विधानसभा से चुनाव लड़ा था और वो भी राजपूत बाहुल्य इलाका है, लेकिन आपको हार का सामना करना पड़ा, आप 5वें नंबर पे थे। तो क्या लगता है कि मतलब राजपूतों में अब भी नाराजगी है कुछ आपको लेकर? देखिए, इसमें एक तो क्या है कि आप समझ लीजिए कि वो चुनाव मेरा लड़ना और ना लड़ना बराबर था। इसका रीज़न ये है कि मैं तिहाड़ जैसी जेल में बंद था। आज तक किसी ने मेरी शक्ल भी नहीं तब तक देखी थी, ना मेरा बिहेवियर देखा था, ना कोई मुझसे मिला था, ना मैं किसी से मिला था। कुछ लोगों ने आके इच्छा व्यक्त करी कि हम आपको लड़वाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, एक से एक लोग हैं, आपको बेवकूफ़ भी बना देंगे। मैं तो सीधा आदमी हूँ, आपको बता दूँ। मेरा बेवकूफ़ बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं बातों में बहुत जल्दी आ जाता हूँ। तो और आपको बता दूँ मैं, इलेक्शन एक डिफरेंट चीज़ होती है। हाँ, इलेक्शन क्या है, एक सिस्टम है पूरा। इलेक्शन जीतना भी एक कला है। तो जैसा कि आपको पता ही है, मैं किसी भी पार्टी से अपना पार्टिसिपेंट नहीं था, मैं तो निर्दलीय था। जो 19 लोग थे उसमें 19 में से 5वां नंबर था। जो 4 मुख्य पार्टियां थी, जो यूपी की 4 मुख्य पार्टियां हैं, समाजवादी, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, इसके बाद 5वां नंबर आया था। वो भी तब आया था जब ना तो मेरी किसी ने शक्ल देखी थी ना मैं किसी से मिला था। और वो आपको बता दूं, वो राजपूत बहुल इलाका नहीं है बहुत ज़्यादा। वो एक्चुअली गूजर और राजपूत वहाँ पे समान रूप से हैं, बल्कि थोड़े गूजर फालतू भी हो सकते हैं वहाँ पे। तो अभी क्या है कि जैसे मैं बाहर हूँ और हर एक आदमी का वर्किंग का स्टाइल भी अलग होता है। आज में और तब में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। और उस हार का मुझ पे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे को किसी हार या जीत से फ़र्क भी नहीं पड़ता लाइफ में। मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ। और क्योंकि कि उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, मैं तो जेल में हूँ, किस तरीके से चुनाव लड़ना है, कहाँ पे कितना खर्च करना चाहिए, कहाँ बैनर लगना चाहिए, किससे क्या बात करनी चाहिए, उसमें मैं शामिल नहीं था। तो इसलिए उस हार को मैं अपनी हार मानता भी नहीं, इसलिए कभी मेरे को दिल में उसका दुख नहीं होता, क्योंकि मेरी उसमें कोई भागीदारी नहीं थी। जिन लोगों की भागीदारी थी, इलेक्शन में क्या है कि हम जाएंगे, वोट मांगेंगे, तो हमारा अपना तरीका है, आपका अपना है, सभी लोगों का अपना है। तभी तो बोलते हैं भाई ये नेता अच्छा है, ये नेता ख़राब है। तो किस लिए बोलते हैं? उनके बिहेवियर को देख के, क्योंकि लोग उनसे मिलते हैं। तो अब जब मुझसे कोई मिला ही नहीं, मुझसे तो अब 1 साल से लोग मिले। अब इस 1 साल के वर्किंग का जो है, जो मैं कोशिश करता हूँ काम करने के लिए अपने समाज के लिए, अगर अब किसी को मुझसे शिकायत होती है तो वो मेरी कमी है, उसको मैं मानूंगा कि ये मेरी कमी है। अगर कुछ मुझसे गलती होती है या कहीं पर कुछ गड़बड़बाजी होती है, बाकी उस समय में उसमें सिर्फ नाम भले ही मेरा था, बट और वो जो 5वां नंबर आ गया वो शायद नाम की वजह से आ गया, अदरवाइज़ तो मेरा उसमें माइंड या वो नहीं लगा था, वर्किंग स्टाइल। जी। या यूँ कहें, अगर आप बाहर हैं और चुनाव लड़ते हैं, आप जनता के बीच जाते हैं, तो आपको ज़रूर जीत मिलेगी, ऐसा आप मानते हैं? ऐसा मेरे दिल बोलता है, मेरा ऐसा दिल बोलता है। और आज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कभी भविष्य में जीवन में कभी मैंने चुनाव लड़ा, तो जहाँ से जीत ईश्वर मेरे को दिला देगा, वहाँ से मेरे को ऐसा लगता है कि कभी हारूंगा नहीं, क्योंकि इसमें मेरा बहुत माइंड एकदम बिल्कुल साफ़ है। मैं एकदम लोगों का सेवक हूँ, समझ लीजिए आप। और लालच है नहीं हमें पैसों का, हमें घोटाला नहीं करना, हमें बेईमानी से पैसे नहीं कमाने, और 24 घंटे लोगों के लिए मरने वाले आदमी हैं हम। जब हमें कुछ प्राप्ति नहीं हुई, तब हमने पता नहीं ईश्वर ने क्या क्या करवा दिया हाथ से। तो जब कोई किसी जिम्मेदारी पद पर बैठा देंगे तो मैं अपना 100% ही दूंगा। और मुझे लगता है कि मैं दूसरे लोगों से, जहाँ से भी आ जाएगा नंबर अपना, तो वहाँ पे दूसरे लोगों से ज़्यादा ही काम करूँगा, ये मेरा विश्वास है। शेर सिंह राणा के बारे में मैंने एक चीज़ और पढ़ी है कि आपको गुस्सा आता है अगर, तो आप गाली नहीं देते हैं या कुछ नहीं कहते हैं। आपका कहना है कि सीधे उसे मार दिया जाए, मतलब उसको सीधे थप्पड़ मार दिया जाए, गाली देके अपनी जबान गंदी क्यों की जाए?
हाँ, ये मेरा कहना है और ऐसा होना भी चाहिए। अब आप एक बात मतलब कोशिश तो ये करनी चाहिए कि किसी के ऊपर गुस्सा ना आए, लेकिन ये क्या है, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं होता हमेशा, क्योंकि हर तरह का करैक्टर है। ज़बरदस्ती आपके आगे गले पड़ जाएगा तो आप क्या करेंगे? तो फिर उसके ऊपर अपने शरीर को मतलब अपना ब्लड प्रेशर हाई करना, अपने मुंह से गंदी ज़बान कुछ बोलना, इससे अच्छा तो ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो तो अपना उसके सर पे एक डंडा ही मार दो या थप्पड़ ही लगा दो। फिर इससे अच्छा तो कम से कम गुस्सा तो शांत होएगा इंसान का। कोई बचपन की ऐसी घटना है जो आपको अभी तक याद हो? नहीं, ऐसी तो मतलब ऐसी कोई ख़ास घटना तो नहीं है जिसका यहाँ पे जिक्र कर पाऊँ मैं आपसे। अच्छा, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां आपने अफगानिस्तान से यहाँ लाई, तो देश की जनता को आपसे एक और उम्मीद है कि आप सुभाष चंद्र बोस की भी अस्थियां लेकर आएंगे। हाँ बिल्कुल है, तो ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि लोग ऐसा सोचते हैं। और आपको बता दूं, मेरे पास बहुत सारे लेटर्स भी आए थे रिगार्डिंग दिस जब मैं जेल में था। अभी भी कुछ लोग भाई मेरे से बोलते हैं कि आप ये करिए। मेरे को बहादुर शाह जफ़र जी के लिए भी बोलते हैं। और जब मैं फरार था और जब पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि को लेकर आ गया था, तो मैं बहादुर शाह जफ़र जो हैं उनकी समाधि पे गया भी था देखने के लिए, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि लेकर आऊँ, लेकिन फिर हालात ऐसे नहीं थे तो मेरे को सरेंडर करना पड़ा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा। वैसे तो बड़े रिस्पेक्टफुल मैनर में उन्होंने रखी हुई है। देखिए, जब सामने वाला इज़्ज़त के साथ रखा हुआ है तो उसको लाने की क्या ज़रूरत है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर लोगों की फिर भी ऐसी भावना है तो लाना चाहिए। ये जो पृथ्वीराज जी की लाने का कारण है, ये तो ये है कि उनकी इंसल्ट होती थी वहाँ पे। लेकिन अगर किसी की मृत्यु किसी जगह पर हुई है और वो उसको आप जितना ही सम्मान दे रहे हैं, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम तो मुझे ज़्यादा लगती नहीं है। बहादुर शाह जी की, जफ़र जी की जो है समाधि, या सुभाष चंद्र बोस जी की जो समाधि है, आप देखते ही हैं वो तो कितने रिस्पेक्टफुल मैनर में रखी हुई है उन्होंने जी। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा कि पद्मावती फिल्म जो संजय लीला भंसाली की आ रही है, जिसको लेकर सारे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आपका क्या स्टैंड है? मेरा ये स्टैंड है इसमें, ये एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। जो फिल्म मेकिंग है वो एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, और हम एंटरटेनमेंट टैक्स भी देते हैं सभी आम भाई हमारे। तो उनका काम है एंटरटेनमेंट करना और उससे पैसे कमाना, वो उनका प्रोफेशन है और बहुत अच्छा प्रोफेशन है। और इससे हमारे देश की जो है बहुत इज्जत भी बढ़ती है। आपको बता दूं, ये मेरी खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप इंडिया से बाहर जाएंगे तो इंडिया से बाहर जो लोगों का प्रेम आपके प्रति रहेगा, उसमें फ़िल्म इंडस्ट्री का 80% योगदान है। आपके कल्चर की पहचान कराना विदेशों के अंदर, जो अगर आप कहीं भी किसी देश में जाएंगे और तो वो आपसे अगर प्रेम करेगा, वो आपके कल्चर को देख के, वैसे तो पता चलता नहीं, वो आपकी फ़िल्म इंडस्ट्री के थ्रू ही जाता है वहाँ पे। वो फिल्में देखते हैं हिंदी की और उनको अच्छा लगता है। तो फिल्म इंडस्ट्री बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है। लेकिन कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कंट्रोवर्शियल इंडस्ट्री में तब्दील करते हैं कभी कभी। वो क्या चाहते हैं कि हम एंटरटेनमेंट करने की जगह कंट्रोवर्सी से पैसे कमाएं। लोग जब फिल्म बनाते हैं, कोई फिल्म मेकर, उसमें एक बजट होता है, उस बजट के अंदर एक हिस्सा होता है कि ये हम प्रचार के लिए खर्च करेंगे, फिल्म की एडवर्टाइजमेंट के लिए। आप सभी टीवी चैनल्स में, आप खुद चैनल हैं, तो आप सबको जो है पीआर एजेंसीज हायर करते हैं वो लोग, और बाकायदा एक उसमें वो होता है बजट का हिस्सा, पैसे खर्च किए जाते हैं, चैनल्स को दिए जाते हैं कि भाई ये आपकी फ़ीस है, ये आपकी फ़ीस है, हमारे उसको प्रमोट कीजिए फिल्म को। उसने ये सब बचा लिया अपना, जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करी। आज से 1 साल पहले हमने इसके खिलाफ, जब हमें मालूम पड़ा था कि भाई ऐसे ऐसे इस फिल्म के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो हमने अपना डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू किया था चित्तौड़गढ़ में। सबसे पहले जब मैं गया था 1 साल पहले, तो वहाँ पे दीप प्रज्वलित करके इस ज्योत को जलाया था, और मंच से कहा था कि अगर 1 साल पहले कि अगर वो फिल्म बनाते हैं और अच्छी बनाते हैं, महारानी पद्मावती जी की, जिसमें रियल जो जीवन है वो दिखाते हैं, कैसे उन्होंने कष्ट झेला, कैसे उन्होंने त्याग करके जौहर किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन अगर वो कुछ गलत दिखाते हैं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे और मैं खुद ही जाके उनको एक तमाचा लगाऊंगा। तो जब लेकिन इन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेशन चालू हो गए और 1 साल तक लगातार चलते रहे। अभी 10 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा कि भाई फिल्म के अंदर कुछ भी ऐसा गलत नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा ये कहना है कि यही वीडियो वो 10 महीना पहले भी जारी कर सकते थे। उससे क्या होता है, ये जो 1 साल तक डिमॉन्स्ट्रेशन होते रहे, हमारा समाज सड़कों पर घूमता रहा पागलों की तरह, डंडे खाता रहा पुलिस के, आर्थिक नुकसान झेलता रहा, है ना। देखिए आर्थिक नुकसान झेलता है आदमी, अपने सारे काम धंधे छोड़कर वो जो है सड़क पे आता है, अपना बिजनेस पे ताला लगाता है, अपनी नौकरी की से छुट्टी लेता है, कमर्शियल लॉस खाता है उस दिन, प्लस मानसिक रूप से परेशान होता है। धूप में, बारिश में, सड़क पे पुलिस कभी धक्का देगी, डंडे मारेगी, ये सब झंझट 1 साल तक चलता रहा। वो कभी बीच में नहीं आए। तो अगर वो पहले आ जाते तो ये सब ना होता, क्योंकि उनकी एक प्री प्लान था ये सब, कि मैं इस समाज को ऐसे ऐसे भड़काऊंगा और इसको कठपुतली की तरह यूज़ करूंगा अपने पैसे कमाने के लिए। तो मेरा गवर्नमेंट से, फिल्म इंडस्ट्री से, मीडिया वालों से ये सबसे रिक्वेस्ट है कि जो इस तरह की हरकत करके देश, अभी क्या माहौल ख़राब बोलते हैं ना आप, तो माहौल ख़राब करने का ज़िम्मेदार कौन है? वही इंसान है ना भाई। अगर वो पहले ही इस बात के लिए क्लियरिफाई कर देते कि फिल्म के अंदर कुछ नहीं है 10-12 महीने पहले, तो ये सब झंझट ना होता ना। अब वो आदमी ने क्या किया कि जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करी, बिल्कुल प्री प्लान्ड, एकदम क्लियर दिखता है। तो अगर आप ऐसे आदमी को, मीडिया वाले, गवर्नमेंट, उनका जो फिल्म इंडस्ट्री है, अगर ऐसे इंसान को आप पैसे कमाने देंगे ऐसे कंट्रोवर्सी से, तो आगे भी फिर ऐसे आपको देखने को मिलेगा। और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ऐसे आदमी को पैसे ना कमाने दें, क्योंकि फिर आगे भी होगा, अगले साल फिर वो कोई दूसरा आएगा डायरेक्टर, वो कोई और टॉपिक ले आएगा उठपटांग सा। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पैसे कमाने के लिए ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है फिल्म के अंदर। ये तो फैक्ट है। आप इससे पहले कुछ डायरेक्टर पकड़े नहीं गए, वो खुद ही पैसे दे देते थे झंझटबाजी करा देने के लिए, ठीक है नहीं। तो इन्होंने क्या करा कि एक ऐसी अफवाह फैला दी, बीच में ऐसे एक वो फेंक दिया। ये इसको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देता हूँ। अभी कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई फिल्म के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिल्म बहुत अच्छी है। मीडिया के कुछ दिग्गज भी बोल रहे हैं कि फिल्म बहुत अच्छी है और राजपूत समाज को क्या प्रॉब्लम है, या किसी को भी क्या प्रॉब्लम है, देखते क्यों नहीं, देखिए, है ना। मेरा उनको ये कहना है कि आपने सुना होगा कभी कभी क्या होता है, कुछ जो बड़ी दवाइयों की कंपनियां हैं, दवाई बनाने वाली कंपनीज जो हैं, वो जानबूझकर जो है, जो थोड़े पिछड़े हुए देश है वहाँ पे वायरस फैला देते हैं, है ना। इंडिया में भी ये प्रॉब्लम कभी कभी हो चुकी है। ऐसा मैंने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है कि कुछ जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो क्या करती हैं कि जानबूझ के वायरस फैला देती हैं, फिर उससे लोग बाग बीमार पड़ने लगते हैं और मरने भी लगते हैं। फिर वो बोलती हैं कि फ़ला कंपनी ने इसकी वैक्सीन बना ली है और ये खोज कर ली है, 1 महीने बाद बताएंगे। फिर वो बहुत बिकती है, ठीक है। और जो लोग उससे फ़ायदा जिनको प्राप्त होता है, मान लीजिए उनके सामने लोग बाग मर रहे हैं और फिर उस वैक्सीन को यूज़ करके वो ज़िंदा हो जाता है, तो वो उस वैक्सीन को बहुत दुआएं देता है, उस कंपनी को बहुत दुआ देता है, कहता है बहुत अच्छी चीज़ बनाई। लेकिन रियलिटी क्या है? सच्चाई ये है कि वो उस बंदे को बीमारी उसने किया, उससे पहले कुछ लोग उसकी लालच की वजह से मर गए। तो जब आप ये बात समझ चुके तो आप उस दवाई की जो है तारीफ़ नहीं कर सकते ना। लीगली तो वो ठीक है, लीगली तो वो अपनी दवाई बना रहा है और उस दवाई के अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन मॉरली उसने सब लोगों को बीमार किया ना, जानबूझ के वो वायरस फेंक के। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जानबूझ के वो वायरस फेंक दिया सोसाइटी के अंदर, जिससे दंगे करो, फसाद करो, हल्ले मचाओ उसके खिलाफ। अपने घर के अंदर एसी कमरे में बैठा रहा था 1 साल तक। अब 1 साल के बाद आके बोलता है कि फिल्म के मेरी तो ये चीज़ है, इसमें कोई कमी नहीं है। जैसे वो दवाई वाला आता है 1 साल के बाद या 6 महीने बाद, देखो जी मैंने बहुत बढ़िया वैक्सीन बनाई है, इससे आप जिंदे हो जाओगे। तो उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना है। और अगर उसको पैसे का लालच नहीं है, वो बोलता है कि मेरी क्रिएटिविटी देखिए, मैंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, और उसको पैसे का लालच नहीं है, तो फ्री में दिखाए पिक्चर हॉल में सबको,
सब भाई देखने के लिए जाएंगे, उसकी बहुत तारीफ़ करेंगे कि बहुत अच्छी फ़िल्म बनाई। अगर सिर्फ तारीफ़ के लिए फ़िल्म बनी है तो बहुत तारीफ़ मिलेगी, वो फिर फ्री के अंदर दिखाए ना। जो वहाँ उसमें जो एक्ट्रेस हैं, जो एक्टर हैं, अगर उन लोगों को पैसे का लालच नहीं है, सिर्फ अपनी जो अदाकारी है उसका उनको तारीफ़ सुननी है, तो वो कहें उससे, डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, सबसे, सब मिलके उसको थोड़ा थोड़ा घाटा सह लें, उसमें जो जितनी फ़ीस मिली है सब रिटर्न कर दें, और फिर फ्री के अंदर हमारे जो समाज के लोग हैं उसको एक बार ये दिखा ले फिल्म, उसके अंदर कोई चीज़ गलत नहीं पाई जाएगी, पिक्चर हॉल में चलाए लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट चलाए, और हम सब लोग उसको देखने के लिए जाएंगे। फिर हाल ही में आपका एक बयान आया कि जो भी पद्मावती देखने जाएगा, आप सिनेमा घर के बाहर खड़े होकर उन्हें गुलाब का फूल देंगे और फिल्म को ना देखने की अपील करेंगे। देखिए, हाँ, हम देखिए, पहली कोशिश होगी फिल्म रिलीज़ ना हो। दूसरी बात ये होगी, अगर हो जाती है रिलीज़ तो फिर मैं खुद, मेरे परिवार के सदस्य और जो मेरी बात को मानते हैं वो देखने नहीं जाएंगे, और जो लोग देखने जा रहे होंगे हम कोशिश करेंगे कि उनको भी रोकें, तो उनको गुलाब का फूल देंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वो गुलाब का फूल सिर्फ खुशबू सूंघने के लिए नहीं होगा, उसके अंदर कांटे भी होंगे, तो कांटा भी चुभ सकता है उस गुलाब के फूल में। तो ये नहीं है कि वो सिर्फ गुलाब का फूल ही है, गुलाब के उस फूल के नीचे जो डंडी होती है उसमें कांटे भी होते हैं, तो जो नहीं बात मानता उसके कभी कभी कांटा भी लग जाता है छीना झपटी में, ये भी देख लीजिएगा। हाँ जी। तो इस फिल्म की जो नायिका हैं दीपिका पादुकोण और संजय लीला भंसाली, इन लोगों को रोज़ धमकी मिल रही है कि 5 करोड़ कोई गला काट देगा तो 5 करोड़ दिया जाएगा, दीपिका पादुकोण का नाक काट दिया जाएगा। तो आप इन चीज़ों का समर्थन करते हैं? नहीं, मैं तो इन चीज़ों का नहीं समर्थन करता। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल और सीधी सी बात है कि फ़िल्म उन्होंने बनाई है पैसे कमाने के लिए, और उस फिल्म के अंदर बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें एक्टर, एक्ट्रेसेस और बहुत सारे लोगों का, मतलब कुछ उनकी एक फ़ीस तय होती है। अगर आप दीपिका जी को कहेंगी कि फ्री ऑफ कॉस्ट कर लो, आप पता कर लीजिए RTI, भला RTI से तो नहीं पता चलेगा, बट उन्होंने फ़ीस ली होगी ना, 5 करोड़ लिए होंगे, एक्टर ने भी 10-10, 15-15 करोड़ लिए होंगे, ठीक है, सब ने पैसे लिए, वो सब पैसे लेके काम करने वाले लोग हैं, तो उनका काम है कि भाई पैसे लिए हैं तो उसको कमाई भी करवाई जाए, वरना किसी की कोई किसी से सिंपैथी नहीं है, पूरा प्योर कमर्शियल मार्केट है वो। कल को वो दूसरी फिल्म में एक्टिंग कर रहा होगा, वो दूसरी में, वो दूसरी में, और शायद एक दूसरे से बात भी ना करें, तो वो ऐसी इंडस्ट्री है, पैसों की सारी कहानी है, पैसे लिए हुए हैं इसलिए वो बोलेंगे, वो तो उनकी बात को क्या सुनना है ना। और मैंने आपसे बता दिया ना, अगर सिर्फ बात ये है कि वो अपनी अदाकारी को ही दिखाना चाहती हैं तो वी आर रेडी, हम अदाकारी देखने के लिए तैयार हैं, बट फ्री ऑफ कॉस्ट। हम क्यों पैसे देंगे, हम ऐसे आदमी को पैसे क्यों कमाने देंगे जिसने देश का, समाज का दुरुपयोग किया, देश के अंदर जो है माहौल ख़राब किया। और मैं आपको बता रहा हूँ, मीडिया को इस चीज़ को समझ के उसके खिलाफ बोलना चाहिए, क्योंकि आप एक देश के, आप भी एक स्तंभ हैं, अगर गलत चीज़ को आप नहीं ख़त्म करेंगे तो आगे फिर दंगा होगा, फिर 2 साल बाद फिर वो कुछ बनाएगा, दूसरी चीज़ों पे बनाएगा। और इनका तो क्या है कि अगर पास्ट देखेंगे, इनका यही पास्ट है। आप जस्ट इससे, अगर पिछली कोई भी फिल्म आप इनकी देख लीजिए, भंसाली जी की, ऐसी कोई फिल्म नहीं है जिसमें इन्होंने जानबूझ के इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना करवाई हो, जानबूझ के ये माहौल ख़राब करवाते हैं। रामलीला में इन्होंने ऐसे ही करवाया, हर फिल्म के अंदर कराते हैं। तो जो आदमी, जिस डायरेक्टर की पॉलिसी ये हो कि माहौल ख़राब करो और अपने जो एडवर्टाइजमेंट में 10-15 करोड़ रुपया, 20 करोड़ रुपया जो खर्च होता है वो ऐसे बचा लो, लोगों को मूर्ख बना के, समाज का, ये लोग अपने आप को सामाजिक बोलते हैं, तो आप बताइए ना, कहाँ के जो आदमी समाज में आग लगा के पैसे कमाना चाह रहा, वो क्या इंसान है, आप समझ लीजिए, सिर्फ पैसों के लालच में। पिछले महीने आप मध्य प्रदेश के रीवा में गए थे और रॉयल राजपूत संगठन नाम से एक संस्था है राजपूतों की, उससे भी आप जुड़े, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, रॉयल राजपूताना संगठन जो है वो मध्य प्रदेश बेस्ड है मेनली। मैं गया था वहाँ पे, शायद दशहरे वाले दिन गया था उनके कार्यक्रम में, उस दिन उनका स्थापना दिवस होता है। वो एक अच्छा सामाजिक संगठन है और बहुत अच्छा समाज के लिए काम कर रहा है, जैसे और भी दूसरे संगठन हैं हमारे समाज के,
दूसरे समाजों के लिए भी जो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें रॉयल राजपूताना संगठन भी एक ऐसा संगठन है। और मैं तो बहुत शुभकामनाएं उनको देता हूँ। ईश्वर उनको ऐसे ही बढ़ाए और बहुत अच्छा वो काम करते रहें। आपके ऊपर एक किताब लिखी गई है, कांधार से तिहाड़, उसके बारे में कुछ साझा कीजिए। थोड़ा उल्टा कर दिया, क्योंकि कांधार से वापस तिहाड़ नहीं, वो तिहाड़ से तिहाड़ से कांधार जी। तिहाड़ से काबुल कंधार तक। हाँ, वो बुक लिखी है, उसको हार्पर कॉलेज ने पब्लिश किया था, और बस उसी पर ही मूवी बनेगी। ये आगे आप क्या रणनीति है शेर सिंह राणा की, आगे क्या करेंगे भविष्य में? रिगार्डिंग व्हाट, मतलब रिगार्डिंग अपने पर्सनल लाइफ से, या फिर मैं पद्मावती फिल्म से रिलेटेड? पर्सनल लाइफ से भी, पद्मावती फिल्म से रिलेटेड भी, और पॉलिटिकल से भी। पर्सनली तो है कि कोई मेरी शादी करवा दो अभी तक नहीं हुई है ना। और पद्मावती से मैंने आपसे बता दिया कि पूरी कोशिश करेंगे कि उस इंसान को इस तरह के माहौल ख़राब करके पैसे कमाने ना दिया जाए। सभी आपकी हेल्प भी मांगते हैं, दूसरों की भी, जो उन्हीं से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनसे आप पूछिए ना, जो उनकी फेवर कर रहा है, उससे आप ये क्वेश्चन ज़रूर पूछिए कि इन्होंने ये चीज़ जो है, जो अब 10 दिन पहले आके क्लियरिटी दे रहे, पहले क्यों नहीं दी? स्क्रिप्ट और स्क्रीन पे तो इनके पास सालों से है ना, तभी तो फिल्म बनेगी उस पर। ला के किसी अभी पूरी फिल्म दिखाने के लिए रेडी है, उसी समय 10 लोगों को दिखाते ही है स्क्रिप्ट, यार कुछ नहीं है इसके अंदर, बस ख़त्म थी सारी बात। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, बहमई गांव में आपकी पूजा की जाती है, सुबह शाम आपकी तस्वीरों पे हार चढ़ाए जाते हैं, वहाँ पर आपकी काफ़ी इज्जत है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, और देखिए पूजा के लायक तो मैं नहीं हूँ, ये तो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। और ऐसा पूजा तो किसी भगवान के अलावा किसी की नहीं करनी चाहिए, है ना। तो कोई करता है तो नहीं करे, और सिर्फ ईश्वर का नाम ले, क्योंकि ऊपर वाला है सबको देने वाला जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे बात करने के लिए। तो ये थे शेर सिंह राणा जी। इनका साफ तौर से पद्मावती, खास तौर पर पद्मावती के बारे में कहना है कि ये फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। अगर फिल्म रिलीज हो जाती है तो ये सिनेमा घरों के बाहर जाएंगे और लोगों को गुलाब का फूल देकर ये अपील करेंगे कि फिल्म ना दिखी जाए। उसमें ये चीज़ और जोड़ दीजिए, गुलाब के फूल के साथ उसमें कांटे भी होंगे, और उस गुलाब के फूल के साथ साथ उसमें कांटे भी होंगे। तो आप इनके कहने का मतलब तो समझ गए होंगे, कांटे और फूल का क्या मतलब है। तो अगर आपको हमारा ये इंटरव्यू अच्छा लगा तो आप इसको शेयर भी करें। नमस्कार।